नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है आईएसबीएन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। देखो, आईएसबीएन की अगर अपन बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप जो तैयारी करो लाइब्रेरियन के क्षेत्र में, अगर अपन बात करें, चाहे केवीएस की तैयारी करो, चाहे बिहार लाइब्रेरियन, पंजाब लाइब्रेरियन, ठीक है, एनईबीएस, केबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, हर एग्जाम की जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। और एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा भी जाता है, जैसे आईएसबीएन जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, आईएसबीएन कितने संख्या का होता है, इसका प्रारंभकर्ता कौन है। एक एक चीज बेसिक कंसेप्ट वाइज यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले अपन दोस्तों अपन बात करते हैं आईएसबीएन के बारे में बात करें। देखो, आईएसबीएन जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय जो है जो मानक संस्था है जिसके द्वारा आईएसबीएन प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है अलग अलग देशों में जो है इसकी एक एजेंसी के रूप में स्थापित कर रखा है, वो आपकी एजेंसियां जो है आईएसबीएन प्रदान करती है। आईएसबीएन की अगर अपन बात करें, ये एक पहचानकर्ता संख्या है। पुस्तक के बारे में जो पहचान करता है, पहचान बताता है कि पुस्तक का नाम क्या है, कहाँ की पुस्तक है, उसका कौन सा संस्करण है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जिस प्रकार से दोस्तों आईएसबीएन दोस्तों अपन बात करें, ये आपके सामने कुछ भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अलग अलग जो अपन बात करें तो इस प्रकार जो है आपका आईएसबीएन संख्या होती है। जो पुस्तक के पीछे जो पुस्तक का जो पिछला भाग होता है वहां पर आईएसबीएन संख्या दी जाती है, वहीं पर होती है। सपोज करते हैं, देखो आईएसबीएन ऐसा नहीं है कि ये मैंने अलग अलग देशों की जो आईएसबीएन संख्या है वहां से इसको उठाया है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अपन जो है अपन बात करेंगे आपके भारत के स्तर पर, अपन बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आईएसबीएन को प्रदान कौन करता है, इसका मुख्यालय कहां पर है, एक एक चीज बेसिक कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस आईएसबीएन के बारे में। जो है आईएसबीएन, अगर अपन दोस्तों अपन बात करें, आज का जो टॉपिक क्या डालोगे, टॉपिक का दोस्तों नाम है आपकी आईएसबीएन। क्लियर है, आज का टॉपिक का नाम क्या रहेगा दोस्तों, आईएसबीएन रहेगा, ठीक है। आईएसबीएन का अगर दोस्तों अपन बात करें, आपसे पूछा जाए इसका पूरा नाम क्या है, तो आईएसबीएन का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर दोस्तों इसका पूरा नाम है। क्लियर है, इसका जो पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इसका दोस्तों पूरा नाम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आईएसबीएन के बारे में कुछ बेसिक चीजें अपन बात करते हैं। तो आईएसबीएन दोस्तों जो है एक विशिष्ट पहचानकर्ता संख्या है। नेशनल आईएसबीएन एजेंसी के माध्यम से ये प्रदान किया जाता है। जो आईएसबीएन है, नेशनल आईएसबीएन या इंटरनेशनल आईएसबीएन, देखो नेशनल आईएसबीएन जो है ये तो जो है अपन बात करते हैं आपके माध्यम से, ये जो यूके में स्थित है उनके द्वारा प्रदान किया जाए, और अंतरराष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी द्वारा आवंटित किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। यह 13 अंकों के रूप में, जिसमें रिक्त स्थान और हाइपर द्वारा अलग अलग 5 तत्व शामिल है। आईएसबीएन में दोस्तों कितने संख्या जो है तत्व है आपके यहाँ पर जो है इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये तो इसके बारे में जो अपन ने बिल्कुल बेसिक से अपन ने बात की है। अब जो अपन बात करते हैं दोस्तों आईएसबीएन के बारे में, सबसे पहले अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर से अपन प्रारंभ करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर से प्रारंभ करने के बाद में कि आईएसबीएन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, फिर अपन भारत में आते हैं कि भारत में आईएसबीएन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है। एक एक चीज अपन बेसिक कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। किस स्तर पर अपन बात करेंगे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि इसका प्रारंभ किस प्रकार से होता है। पहली चीज ये ध्यान रखना है कि ये भारत में इसका प्रारंभ नहीं होता है, इसका प्रारंभ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से प्रारंभ होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो आईएसबीएन की शुरुआत जो होती है, अगर अपन बात करें आईएसबीएन की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत किस प्रकार से होती है, अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में, बिल्कुल एक एक चीज बेसिक कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत जो होती है 1966 में क्या हो जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है। और जो 1966 में शुरुआत होती है वो दोस्तों कहां से होती है, यूके में क्या होती है, इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आईएसबीएन की जो शुरुआत होती है वो दोस्तों 1966 में आपके यूके में प्रारंभ होता है। गार्डन जो फोस्टर है इनके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। आपसे पूछे कि जो है आईएसबीएन का जो प्रारंभ किया गया है वो किसके द्वारा दोस्तों, आपकी गार्डन फोस्टर के द्वारा। क्लियर है, गार्डन फोस्टर के द्वारा दोस्तों इसका प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। इनके एक सलाहकार व्यक्ति थे W.H. स्मिथ। कौन थे आपके इनके सलाहकार व्यक्ति का दोस्तों नाम क्या है, W.H. स्मिथ है,
ठीक है। WH स्मिथ के कहने पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो गार्डन जो फोस्टर है, इन्होंने आईएसबीएन का प्रारंभ किसके कहने पर प्रारंभ किया? तो WH स्मिथ के कहने पर गार्डन फोस्टर ने आईएसबीएन का प्रारंभ किया। कब किया? 1966 में। जब इसकी शुरुआत होती है आईएसबीएन, ये केवल और केवल जो है यूके तक ही सीमित था। ये WH स्मिथ अगर अपन बात करें दोस्तों, एक बुक सेलर थे, ठीक है। इनको पुस्तकों को पहचानने में क्या हो रही थी? परेशानी हो रही थी। तो इन्होंने जो गार्डन फोस्टर थे, इनको जो इनके जो व्यक्ति हैं, जो जानकार थे, इनसे संपर्क किया और इनको कहा यार एक ऐसी संख्या लाइए आपकी जिसके माध्यम से पुस्तक की पहचान की जा सके, उसके बारे में संपूर्ण पहचान एक जो है स्कैन करते ही पता चल जाए। तो इन्होंने जो है गार्डन फोस्टर ने जो है किसका निर्माण किया कि एक आईएसबीएन का निर्माण किया। अब देखो इसकी अपन बात करते हैं। देखो आईएसबीएन जो है शुरुआत की अगर अपन बात करें, आपसे पूछी आईएसबीएन का शुरुआत नाम क्या था, ठीक है। तो जब 1966 में इसकी शुरुआत होती है तो इसका दोस्तों नाम क्या था? इसका नाम था आपके एसबीएन था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शुरुआती जो इसका नाम था एसबीएन था, स्टैंडर्ड बुक नंबर था। क्लियर है? स्टैंडर्ड बुक नंबर दोस्तों इसका क्या था? शुरुआती नाम था। ये चीज आपको ध्यान रखनी, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है इंपॉर्टेंट भी है। इसका शुरुआती दोस्तों जो नाम था वो क्या था? स्टैंडर्ड बुक नंबर था। इसके बाद में दोस्तों 1970 की अपन बात करते हैं। 1970 में इसको जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मिलती है? पहचान मिलती है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर अपन बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिलती है वो दोस्तों पहचान मिलती है आपकी, कब मिलती है? आपकी 1970 में क्या मिलती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। और ये जो एसबीएन है, ठीक है, इस एसबीएन से दोस्तों ये क्या हो जाता है? आपकी आईएसबीएन हो जाता है। एसबीएन से क्या हो गया दोस्तों? ये आईएसबीएन हो जाता है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलवाया है, उस पहचान की अपन बात करी, वो पहचान किसने दिलवाया है? तो पहचान दिलवाने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाले कौन है? आपके डेविड विटकर है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलवाने वाले हैं वो कौन है? डेविड विटकर है। ठीक है, और ये जो प्रकाशित किया गया है, अगर अपन बात करें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रकाशित जो किया जाता है वो किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? आपकी आईएसओ के द्वारा इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, इसका दोस्तों पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये क्या है इसका दोस्तों पूरा नाम है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपन बात करते हैं, इसको जो प्रकाशित किया है वो किसने किया है? आपके आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इसका दोस्तों पूरा नाम, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है? पहचान किया है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं। अपन दोस्तों जो बात कर रहे हैं अपन आईएसबीएन की अपन बात कर रहे हैं, और आईएसबीएन जो है इसका शुरुआत जो होती है 1966 में होती है। कहां से प्रारंभ होता है? यूके से प्रारंभ होता है। गार्डन फोस्टर ने इसका प्रारंभ किया है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको जो पहचान मिलती है दोस्तों 1970 में इसको पहचान मिल जाती है। पहचान दिलवाने वाले दोस्तों कौन है? वो डेविड विटकर ने इनको पहचान दिलवाई है। ठीक है, और जो इसका जो प्रकाशित इसको किया जाता है वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। क्लियर है? लिख लिया आपने? ये बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसी आईएसबीएन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपन बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको एजेंसी जो आईएसबीएन जो है प्रदान कौन करता है। फिर अपन बात करेंगे भारत में भी आएंगे कि भारत में आईएसबीएन कौन कौन प्रदान करता है। देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर अपन बात करें, ठीक है, अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब इंटरनेशनल लेवल की अगर अपन बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है आईएसबीएन की अगर अपन बात करें, आज से पूछा था आईएसबीएन कौन प्रदान करता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आईएसबीएन प्रदान करता है वो इंटरनेशनल बुक एजेंसी के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल बुक एजेंसी के द्वारा जो है आपकी आईएसबीएन प्रदान करवाया
जो है प्रदान करता है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर आपके यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है। क्लियर है, चीज का आपको ध्यान रहेगा। एक जो क्वेश्चन पूछा था आपके फादर ऑफ आईएसबीएन, क्वेश्चन क्या बन के आता है, फादर ऑफ आईएसबीएन, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। आप दोस्तों किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे लो जहां से आपसे पूछा जाए फादर ऑफ आईएसबीएन कौन है, तो फादर ऑफ आईएसबीएन की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं तो फादर ऑफ आईएसबीएन कौन है, डेविड विटकर है। ठीक है, क्लियर है, याद रह जाएगा। तो आपसे पूछा जाए फादर ऑफ आईएसबीएन कौन है, दोस्तों फादर ऑफ आईएसबीएन कौन है, आपकी डेविड विटकर है। क्लियर है। इन्होंने जो आईएसबीएन जो अगर प्रारंभ किया है, वो आईएसबीएन दोस्तों कब प्रारंभ किया है, 1970 में। और 1970 में जो आईएसबीएन था दोस्तों, आईएसबीएन कितने भाग थे इसके, 4 भाग थे। और उस वक्त कितने अंकों का था, 10 अंकों का था। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। जब आईएसबीएन जो प्रारंभ किया है दोस्तों आपके 1970 में प्रकाशन किया गया आईएसओ के द्वारा, तब ये जो आईएसबीएन है, ये आईएसबीएन 1970 में कितने भागों में था, 4 भागों में था। और कितने अंकों का था दोस्तों, ये 10 अंकों का था। क्लियर है, चीज आपको याद रह जाएगी। और आपसे पूछे जब 1966 में एसबीएन के रूप में जो ये प्रारंभ होता है, तब ये कितने अंकों का था, आपसे पूछा जाए तो शुरुआत में दोस्तों कितने अंकों का था, शुरुआत में 9 अंकों का था। तो यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, शुरुआती में कितने अंकों का था, ये 9 अंकों का था। उसके बाद में 1970 में जो आईएसबीएन है प्रकाशित हुआ, और इसका एसबीएन से, स्टैंडर्ड बुक नंबर से, क्लियर है, स्टैंडर्ड बुक नंबर से इसका नाम क्या कर दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कर दिया। 1970 में इसका नाम बदल दिया जाता है। और ये 9 अंकों से दोस्तों कितने अंकों का होता है, 9 अंकों से जो ये हो जाता है, ये 9 अंकों से दोस्तों कितने अंकों का हो गया, ये 10 अंकों का हो जाता है। क्लियर है, 10 अंकों का ये 9 अंकों से हो जाता है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसको भी लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जो देखो ऐसी जो चीज अपन पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये अपन ने किस स्तर पर अपन ने बात की है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात की है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएसबीएन किस प्रकार से प्रारंभ होता है। ठीक है, और कितने अंकों का है। अगर अपन बात करें प्रेजेंट समय की, अपन बात करते हैं, ठीक है, तो वर्तमान समय में जो है प्रेजेंट की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, प्रेजेंट की अगर अपन बात करते हैं तो 1 जनवरी 2007 से, ध्यान देना, 1 जनवरी 2007 से ये आईएसबीएन दोस्तों जो है आपके इसमें 13 अंक हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आईएसबीएन में वर्तमान समय कितने संख्या का होता है, इसमें जो प्रदान करता है ये 13 अंकों का होता है। ठीक है, और एक जब अपन बात करें 2006 से पहले की अपन बात करें, या 1 जनवरी 2007 से पहले की अपन बात करें, ये कितने अंकों का था, ये 10 अंकों का था। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपन बात करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है आईएसबीएन 13 अंकों का प्रदान किया जाता है। अगर अपन बात करते हैं भारत में आते हैं, तो देखो भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में जो आईएसबीएन प्रदान करता है वह कौन है दोस्तों, ट्रिपल आरएलएफ है। कौन है आपकी, ट्रिपल आरएलएफ भारत में आईएसबीएन प्रदान करता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज दोस्तों कंसेप्ट वाइज पढ़ते रहो आप। अगर आपका दोस्तों कंसेप्ट क्लियर है, आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो, लेकिन चीज आपको एक ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको जो पढ़ना है कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। जो टॉपिक आपके सामने आ गया, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का दोस्तों आपके साथ क्या होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर है, एग्जामिनर दोस्तों किसी प्रकार से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और जो आपका माँ बाप का सपना है, वो माँ बाप का सपना ही पूरा होगा। अगर आप मेहनत, लगातार मेहनत कर रहे हो, एक एक चीज को पढ़ रहे हो और रेगुलर पढ़ रहे हो, तो दोस्तों मेहनत जो करता है ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रेगुलर आप पढ़ो, रेगुलर पढ़ोगे दोस्तों, आप कहीं पर भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन भारत की। देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो इंटरनेशनल जो है बुक एजेंसी जो है वो आपके दोस्तों क्या करती है, आपके अगर अपन बात करें तो आईएसबीएन प्रदान करती है। मैंने आपको ये लिखवाया भी है यहाँ पर, जो है आईएसबीएन जो है किस कौन प्रदान करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएसबीएन एजेंसी द्वारा ये प्रदान करवाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन बात करें भारत की, अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं भारत की, अपन बात करते हैं भारत में दोस्तों जो है, अगर अपन बात करें 1985 तक भारत में जो है अंतरराष्ट्रीय जो भारत में कोई आईएसबीएन पुस्तकों को प्रदान नहीं किया जा रहा था। अगर कोई आईएसबीएन प्रदान भी करवाता तो वह अंतरराष्ट्रीय जो है एजेंसी है, इंटरनेशनल जो बुक एजेंसी है, इंटरनेशनल
आईएसबीएन एजेंसी है उसके द्वारा ये प्रदान किया जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, भारत में जो ट्रिपल आरएलएफ है, ट्रिपल आरएलएफ की अगर अपन बात करें, भारत में ट्रिपल आरएलएफ जो है ये आपके एक आईएसबीएन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। चीज आपको ध्यान रखना है, भारत में ट्रिपल आरएलएफ दोस्तों किसके रूप में कार्य कर रही है, आईएसबीएन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। और ये आईएसबीएन एजेंसी के रूप में दोस्तों जो कार्य करती है 1986 में कार्य करती है। देखो ट्रिपल आरएलएफ जो है दोस्तों, आप इससे जो है सबके सब इससे वाकिफ होंगी। ये ट्रिपल आरएलएफ जो है दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है भारत में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है उसका नाम क्या है, आपकी इफ्ला है। ठीक है, तो भारत में इफ्ला जो ट्रिपल आरएलएफ की जो स्थापना होती है, वह स्थापना दोस्तों 1972 में आपके ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना होती है, कलकत्ता के साल्ट लेक में यहाँ पे स्थापना हो जाती है। इसके बाद में जो है जो इंटरनेशनल जो आईएसबीएन एजेंसी है, इसने दोस्तों आपकी भारत में क्या कर दिया, आपकी ट्रिपल आरएलएफ को एक आईएसबीएन एजेंसी के रूप में क्या किया, इसको सेलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद में जो भारत में आईएसबीएन जो प्रदान करता है, वो आईएसबीएन कौन प्रदान करता है, कि ट्रिपल आरएलएफ आईएसबीएन एजेंसी प्रदान करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भारत में आईएसबीएन जो है कब से प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों भारत में जो आईएसबीएन है वो 1986 से प्रदान किया जा रहा है ट्रिपल आरएलएफ आईएसबीएन एजेंसी के द्वारा। जब ये आईएसबीएन एजेंसी दोस्तों जो है अपन बात करते हैं, ये जब बनाई गई तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो दोस्तों कहां पर था, कलकत्ता में था। देखो अपन बात करते हैं, अगर ट्रिपल आरएलएफ की अपन बात करें तो उसका मेन मुख्यालय तो कहां पर है, कलकत्ता में है। ठीक है, और ट्रिपल आरएलएफ आईएसबीएन जो एजेंसी प्रदान की जाती है उसका भी मुख्यालय कहां पर था, कलकत्ता में था। उसके बाद में दोस्तों 2011 में दोस्तों क्या होता है, इसका स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इसका स्थानांतरण होता है। और यह स्थानांतरण दोस्तों जो होता है ये कब होता है, 2011 में हो जाता है। और 2011 में स्थानांतरण होने के बाद में इसका जो नया मुख्यालय बना वो कहां पर बनता है, न्यू दिल्ली में बनता है। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे क्या बनता है, देखो एग्जाम में दोस्तों जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, आप किसी प्रकार का एग्जाम दे हो, जैसे बिहार लाइब्रेरियन, पंजाब लाइब्रेरियन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन के आते हैं। अभी तो जो है कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर इतना डीपली क्वेश्चन थोड़ी बन के आएगा। तो भाई एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर सिलेबस देखता है। एग्जामिनर क्या देखता है, सिलेबस देखता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखता है। आप दोस्तों कोई सा भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको दोस्तों जो पढ़ना है वो सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ऐसा नहीं ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, इस टॉपिक को पढ़ लिया, इस टॉपिक को पढ़ लिया, सिलेबस में है ही नहीं और आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस अपना तैयारी कर रहे हो, तो आपका दोस्तों 100% जो है सिलेक्शन नहीं होगा। आप जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनसे एक बार पूछिए कि भाई आपने तैयारी किस प्रकार से की, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ। उनका एक ही जवाब आता है, उनका एक ही दोस्तों एक ही होता है कि हमने जो है एक सिलेबस के अनुसार तैयारी की है और एक ही चीज, एक ही कंसेप्ट वाइज तैयारी की है। ठीक है, तो आप भी दोस्तों जो तैयारी करना है आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ऐसा नहीं आप बार बार जो है अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हो। जब एग्जाम नजदीक आता है तो यूट्यूब पर हजारों सीरीज चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप जो है फिर देखते हो यार ये इतना बढ़िया शानदार पढ़ा रहा है, ये शानदार पढ़ा रहा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे वो जो है ना आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यूट्यूब पर जो है जो क्लासेस अच्छी नहीं होती, लेकिन एग्जाम के टाइम पर दोस्तों आप जो है भयभीत ना होकर, इधर उधर ना पढ़कर, आप दोस्तों एक चीज कंसेप्ट वाइज पढ़ रहे हो, जो आप खुद के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, उन नोट्स का रिवीजन कर रहे हो, जो आपने जहां से प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ज्वाइन कर रखा है, जहां से क्लासेस ज्वाइन कर रखी है दोस्तों, उसी से आप हमेशा जुड़े रहिए। आप एक चीज को, एक कंसेप्ट लेकर आप जो शुरू से लेकर अंत तक उससे जुड़े हुए रहते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सिलेबस के अनुसार पढ़ो, आप कोई भी तैयारी करो तो यहाँ से एग्जाम में दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या बन के आता है कि जो ट्रिपल आरएलएफ आईएसबीएन एजेंसी का जो वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है, तो इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। और कब से संचालित हो रहा है ये दोस्तों, कब से संचालित हो रहा है, 2011 से क्या हो रहा है, इसका मुख्यालय संचालित हो रहा है। जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका स्थापना के वक्त कहां पर था, कलकत्ता में था। इसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें आईएसबीएन की, अपन बात करते हैं आईएसबीएन जो है, अपन बात करें कोई भी जो विद्वान है भारत में जो है कोई पुस्तक प्रकाशन कर रहा है वो आईएसबीएन क्या कर सकता है,
कोई भी भारत का व्यक्ति जो भारत में पुस्तक प्रकाशन कर रहा है वो आईएसबीएन क्या कर सकता है, हासिल कर सकता है। और कोई विदेशी जो है अगर कोई पुस्तक प्रकाशन करता है भारत में, उसका जो है वहां पर प्रचार प्रसार कर रहा है, भारत से आईएसबीएन लेना चाहता है अगर भारत के लिए केवल और केवल उस पुस्तक का, तो भारत में आकर उस पुस्तक का क्या कर सकता है, आईएसबीएन प्राप्त कर सकता है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो आईएसबीएन पोर्टल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों आईएसबीएन पोर्टल है जो है अभी वर्तमान समय की अगर अपन बात करें, वर्तमान में जो है आप आईएसबीएन जो है दोस्तों आपको प्राप्त करना है तो किसके माध्यम से प्राप्त करते हो, ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त करते हो। ये ऑफलाइन जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, आईएसबीएन जो है वर्तमान समय में ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है और ऑनलाइन दोस्तों किसके माध्यम से, आईएसबीएन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। और ये ऑनलाइन जो पोर्टल जारी किया गया है दोस्तों, ये पोर्टल जो जारी किया जाता है 2016 में ये आईएसबीएन पोर्टल जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया था, आपकी स्मृति जुबिन हिरानी के द्वारा। इन्होंने दोस्तों क्या किया, आपकी आईएसबीएन जो है क्या किया, आईएसबीएन का पोर्टल जारी किया है स्मृति जुबिन हिरानी ने। क्लियर है, एक बार क्या करो इसको लिख लो, उसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको दोस्तों पूछे दिन यहाँ पर आपसे पूछ ले तो इसका 6 अप्रैल 2016 को आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल जारी किया और इसके बाद में जो है आईएसबीएन दोस्तों किस प्रकार से ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्लियर है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है आपका इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो आईएसबीएन की अपन बात करते हैं। ये जो आईएसबीएन है, क्लियर है, ये जो आपकी आईएसबीएन एजेंसी है, अपन देखो आईएसबीएन जो एजेंसी है अपन कौन सी है, भारत में ट्रिपल आरएलएफ है। ठीक है, तो ये ट्रिपल आरएलएफ आईएसबीएन एजेंसी आपसे पूछा रहे किसके अधीन कार्य करती है, आपसे पूछा रहे किसके अधीन कार्य करती है, तो ये दोस्तों किसके अधीन कार्य करती है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएसबीएन जो एजेंसी है वर्तमान समय में किसके अधीन कार्य करती है, वो दोस्तों जो कार्य करती है संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्या करती है, कार्य करती है। अब यहां से देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये संस्कृति मंत्रालय जो है अभी अगर अपन बात करें 2020 या 2020 से पूर्व जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट है उसके अधीन कार्य करता, आपके एमएचआरडी के अधीन कार्य कर रहा था। लेकिन जो है इस एमएचआरडी का क्या कर दिया, 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया और आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका कर दिया जाता है। तो अगर वहां पर ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो वहां पर आपको दोस्तों क्या मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको वहां पर ऑप्शन मिल सकता है। और क्वेश्चन क्या मिल सकता है कि आईएसबीएन वर्तमान समय में किसके अधीन कार्य करता है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन संस्कृति मंत्रालय कार्य करता है और संस्कृति मंत्रालय के अधीन आपके आईएसबीएन जो ट्रिपल आर आईएसबीएन एजेंसी कार्य करती है। ये राष्ट्रीय स्तर पर ही कार्य करिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं करिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन करती है, आपकी इंटरनेशनल आईएसबीएन एजेंसी, इंटरनेशनल बुक एजेंसी जो कार्य करती है। क्लियर है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी लिख लो आप। और संस्कृति मंत्रालय का वर्तमान में दोस्तों अगर मंत्री की अपन बात करें तो उस मंत्री का नाम है प्रहलाद सिंह और पूर्व मंत्री की अगर अपन बात करते हैं तो पूर्व मंत्री का दोस्तों नाम क्या है, आपकी प्रकाश जावड़ेकर। लिख लिया आपने, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज को आप लिखते रहो। अब देखो अपन बात करते हैं आईएसबीएन जो एजेंसी है अबाउट राजा राम मोहन राय जो है नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्तमान में दोस्तों एमएचआरडी के अधीन कार्य नहीं करती है, फिर किसके अधीन कार्य करता है, ये एमएचआरडी का नाम बदल दिया है और क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम कर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखो आईएसबीएन के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी देश में आईएसबीएन पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है और यूके से अंतरराष्ट्रीय एजेंसी संबंध रखता है। भारत में जो आईएसबीएन जो प्रदान करेगा वो ट्रिपल आरएलएफ जो है आईएसबीएन एजेंसी है, ये जिम्मेदार है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार कौन है, इंटरनेशनल आपके आईएसबीएन एजेंसी जिम्मेदार है, जिसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों, यूके यूनाइटेड किंगडम में मुख्यालय है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी इसका क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम कर दिया जाता है।
तो ये वर्तमान में दोस्तों किसके जो अधीन कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन क्या कार्य करती है, यह उस शिक्षा पुस्तक संवर्धन और कॉपीराइट प्रभाग के अधीन भी कार्य करती है। वर्तमान में लेखकों और प्रकाशकों शैक्षिक संस्थानों के अलग अलग फॉर्म है जिन्हें आवश्यक दस्तावेज आईएसबीएन के साथ भरा और भेजा जाना आवश्यक होता है। वर्तमान में कोई भी दोस्तों कोई संस्थान है, कोई पुस्तक का प्रकाशन करता है, लेखक है, आईएसबीएन प्राप्त करना चाहता है, तो दस्तावेजों के माध्यम से दोस्तों उसको फॉर्म भर के ऑनलाइन भेजा जाना होता है। ये अपन ने दोस्तों एक इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की कि आईएसबीएन जो है ट्रिपल आर किस प्रकार से प्रदान करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अपन बात करते हैं आईएसबीएन की। देखो आईएसबीएन जो है इसमें कितने भाग हैं, आईएसबीएन में सब जो भाग हैं वो कितने भाग है, 5 भाग है। देखो सबसे पहले अपन बात करें भारत में जो आईएसबीएन है, ये आईएसबीएन जो है कितने अंकों का प्रदान किया जाता है, आपके 13 अंकों का प्रदान किया जाता है। और कब से 13 अंक है, ये 1 जनवरी 2007, कब से है, 1 जनवरी 2007 से 13 अंकों का है। क्लियर है, जो एग्जाम के पेपर से क्या है आपका इंपॉर्टेंट पूछा भी जा सकता है। अब इसके बारे में, इस आईएसबीएन के बारे में और थोड़ी सी अपन बात करें तो इसको जो है दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है 5 भागों में विभाजित किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा कई बार जाता है, ठीक है। और 1 जनवरी 2007 से पहले भी दोस्तों ये जो है कितने अंकों का था, ये 10 अंकों का था। कब तक, आपके 1970 तक। और 1966 से 1970 तक ये कितने अंकों का था, ये 9 अंकों का था। जब इसका नाम था एसबीएन स्टैंडर्ड बुक नंबर, तब इसका नाम कितना था, कितने अंकों का था, 9 अंकों का। 1970 में इसको 10 अंकों का कर दिया। कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में। 1 जनवरी 2007 से इसका जो है दोस्तों जो 13 अंकों का कर दिया। और कितने भाग कर दिए जाते हैं, आपकी 5 भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखो 5 भाग कौन से हैं। देखो एक अपन के लिए जो है अपन ने बना रखी है, क्या बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक बना रखी है पेपेक के नाम से। किसके नाम से बना रखी है, पेपेक। देखो पेपेक को एक बार समझना, और इसको जो है पूरा अपन क्या बोलते हैं, इसका जो है 5 भाग कौन से हैं, ये जो है 32,431 इस प्रकार से अपन इसको डिवाइड कर रखा है। इसको समझ लोगे एक बार तो फिर कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। पेपेक, ठीक है, PAPEC। देखो पेपेक की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, इसके बारे में बेसिक से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा आता है, प्रीफिक्स एलिमेंट आता है। क्या आता है दोस्तों, प्रीफिक्स एलिमेंट आता है। ये प्रीफिक्स एलिमेंट की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं तो ये प्रीफिक्स एलिमेंट दोस्तों कितनी संख्याओं का होता है, ये दोस्तों आपकी 3 संख्याओं का होता है। सपोज करते हैं 978, ठीक है, या 971। अपन एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि कितने संख्याओं का होता है, 3 संख्याओं का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब प्रीफिक्स एलिमेंट में दोस्तों किस किस प्रकार की जानकारी होती है, ये प्रीफिक्स एलिमेंट में जो यूरोपियन एलिमेंट है, जो पुस्तक के बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको प्रदान की जाती है। अगला आता है ए। एरिया का मतलब दोस्तों ये ज्योग्राफिकल से संबंधित है। किससे संबंध है, ज्योग्राफिकल से संबंध रखता है। ज्योग्राफिकल का संबंध का मतलब क्या हो गया, भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता है। क्लियर है, ये संबंध दोस्तों किससे रखता है, भौगोलिक क्षेत्र। और भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है, मतलब स्थान, शहर, देश का नाम, स्थान आ गया, शहर आ गया, देश का नाम आ गया, उससे ये संबंध रखता है। और ये दोस्तों कितने अंकों का होता है, ये 2 अंकों का। सपोज करते हैं 2 8, मतलब ये 2 अंकों का होता है, ठीक है, 1 और 2 अंकों की। यहाँ पर कितने अंकों का था, 1 2 3। इस प्रकार से अपन इसको 2 अंकों में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। ए का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया का संबंध किससे होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक क्षेत्रों से संबंध रखता है। ये पुस्तक जो है किस शहर से, किस क्षेत्र से प्रकाशन हो रही है, किस देश से प्रकाशन हो रही है, उससे संबंध क्या करता है। ये ए जो है आपके संबंध जो 2 अंक है, ये उस क्षेत्र के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आता है पी। पी का मतलब होता है पब्लिशर। पी का मतलब क्या होता है, पब्लिशर। कि भैया पी का मतलब क्या हो जाता है, पब्लिशर हो जाता है। और पब्लिशर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, पब्लिशर का मतलब होता है कि पुस्तक जो है किस पब्लिशर के द्वारा प्रकाशनकर्ता का नाम क्या है, किस प्रकाशनकर्ता के द्वारा पुस्तक प्रकाशन की जा रही है, किस वर्ष में पुस्तक प्रकाशन की जा रही है, आदि सभी के बारे में दोस्तों ये जो जानकारी प्रदान करता है।
क्लियर है, जो एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। और ये जो अगर अपन बोल सकते हैं ये पब्लिशर की पहचान करवाता है, ये जो है किसकी पहचान करवाता है, पब्लिशर की। और कितने संख्याओं का होता है, ये 4 संख्याओं का होता है। कितने संख्याओं का होता है दोस्तों, ये जो है आपकी 4 संख्याओं का आता है। सपोज करते हैं ये जो हो गया 4 संख्याओं का हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है, कितने संख्याओं का हो गया, 4। अगला आता है ई का मतलब दोस्तों होता है एडिशन। ई का मतलब क्या होता है, पुस्तक का एडिशन, पुस्तक का टाइटल हो गया, ठीक है, पुस्तक का कोलैबोरेटर हो गया, ठीक है। इनके बारे में, सबके बारे में दोस्तों क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। कौन सा करता है, आपके एडिशन। और एडिशन दोस्तों ये जो है ये कितने अंकों का होता है दोस्तों, आपकी ये जो होता है 3 अंकों का होता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोज करते हैं 5 1 यहाँ पर अपने अंक लिया है। क्लियर है। अगला देखो यहाँ पर ई का मतलब एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हो गया, पुस्तक का संस्करण कौन सा है, पुस्तक का टाइटल क्या है। देखो टाइटल का मतलब क्या, शीर्षक क्या है, पुस्तक का कोलैबोरेटर का नाम क्या है। ये सभी जानकारी जो प्रदान करता है ई एलिमेंट प्रदान करता है। तो आपके अपन ने बात की कौन से, ई एलिमेंट की। चेक डिजिट, अगर हम बात करते हैं इस सी का मतलब क्या होता है, चेक डिजिट होता है। और चेक डिजिट की अगर अपन बात करें, ये चेक डिजिट दोस्तों कितनी संख्याओं का होता है, एक संख्या का होता है। कितनी संख्या का होता है, सपोज करते हैं 1। तो ये जो लास्ट वाला जो है चेक डिजिट है, ये पुस्तक के बारे में जो है चेक डिजिट के बारे में क्या करते हैं, संबंध दर्शाती है। क्लियर है, एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन समझते हैं आगे और बढ़ते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों क्या है, इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, लिख लिया आपने। देखो यहाँ पर इस चीज को दोस्तों अगर अपन समझना चाहिए तो एक आपको ट्रिक याद करनी होगी। ट्रिक नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है पेपेक, ठीक है। पेपेक और 32,431 ये याद हो जाएगा। तो ये पूरा परफॉर्मा है ना, आपको मुंह जबानी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पेपेक की अगर अपन बात करते हैं, देखो पी का मतलब होता है प्रीफिक्स एलिमेंट, जो कि कितनी संख्याओं का होता है। पेपेक आपकी 3 जो है, इसको 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये कुल जो इनका योग आता है ना, इनका जो योग आएगा बराबर, वो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 13 अंकों का आएगा। देखो 3 और 2 5, 4 9, 9 3 12 और 12 और 1 13 अंकों का हो जाता है। आपके आईएसबी कितने अंकों का है, 13 अंकों का है। कितने भागों में इसको डिवाइड किया है, सर 5 भागों में, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 जो भागों में इसको डिवाइड किया है। हर भाग जो है एक किसी निश्चित क्षेत्र को, किसी निश्चित उद्देश्य को दर्शाता है। पहला जो उद्देश्य दर्शाता है, ये जो कितने संख्याओं का है, 3 संख्याओं का है। और ये जो है प्रीफिक्स एलिमेंट को दर्शाता है। दूसरा जो है ए, ये कितने इसको जो है कितने संख्याओं का, कितने भागों में इसको डिवाइड किया है, 2 भाग इसके, 2 संख्याओं का है। और ये जो दर्शाता है आपके भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है कि पुस्तक कहां से प्रकाशन हो रही है। क्लियर है। पी की अपन बात करें, ये पब्लिशर है। किससे संबंध रखता है, पब्लिशर, कि भाई जो पब्लिशर है, जो पुस्तक का जो प्रकाशन करता है, उस पुस्तक के प्रकाशन करता है कि पहचान दिलवाता है, पहचान करवाता है। तो ये हो गया पी। ई का मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन का मतलब पुस्तक का टाइटल हो गया, एडिशन हो गया, कोलैबोरेटर, उसकी जानकारी प्रदान करता है। ये जो है कितनी संख्याओं का होता है, एडिशन आपकी ये 3 संख्याओं का होता है। क्लियर है। आपकी चेक डिजिट ये एक संख्या की होती है, ठीक है। याद आ जाएगा पेपेक 32,431, इस प्रकार से आपको याद करना है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। ये वो दोस्तों क्वेश्चंस है जो इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें, फर्स्ट एलिमेंट जो है डिनोट्स ए स्पेसिफिक प्रीफिक्स एलिमेंट, कितने संख्याओं का हो गया, आपके 3 संख्याओं का। सेकंड एलिमेंट आइडेंटिफाइज द पर्टिकुलर कंट्री और ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब उससे देश के बारे में, क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। थर्ड एलिमेंट आइडेंटिफाई पब्लिशर, मतलब पब्लिशर की पहचान करवाता है, कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का। फोर्थ एलिमेंट जो आइडेंटिफाइज पर्टिकुलर पुस्तक एडिशन, फॉर्मेट और स्पेसिफिक टाइटल, जो कितनी संख्याओं का होता है, आपकी 3 संख्याओं का हो जाता है। और जो फिफ्थ एलिमेंट है ये चेक डिजिट है, जो कि कितनी संख्याओं का होता है, आपका 1 संख्या का होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या होना चाहिए, आपको एक एक चीज का याद होना चाहिए, ठीक है। इसका भी क्या कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले अपन बात करते हैं। देखो आईएसबीएन क्या संकेत नहीं देता है, आईएसबीएन क्या संकेत नहीं देता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से आईएसबीएन क्या क्या संकेत देता है।
तो आप ये याद कर लोगे तो बाकी के जो बच के वो क्या करते हैं, आईएसबीएन संकेत देता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखनी है, आईएसबीएन जो है किसी भी पुस्तक की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कईयों के मन में जो है ना ये रहता है ना कि सर आईएसबीएन हमने करवा लिया, पुस्तक की सुरक्षा प्रदान नहीं, आईएसबीएन कभी पुस्तक की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। ये एक विशेष पहचानकर्ता संख्या होती है। क्या होती है? ये एक विशेष पहचानकर्ता संख्या होती है जिसके माध्यम से अपन पुस्तक के बारे में अपन पहचान कर सकते हैं। क्लियर है? कोई कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कोई व्यक्ति जो है, आप में से कई जो है अपन बात करते हैं, आपने पुस्तक का एक पब्लिश किया, एक बुक को आपने पब्लिश किया, और बुक को पब्लिश करने के बाद क्या है, बुक को पब्लिश करने के बाद ठीक है, आपने क्या करवा लिया, आईएसबीएन ले लिया। फिर आप सोचते हो कि अब तो जो है ना, अब क्या है कि हमने आईएसबीएन ले लिया, ये जो है आपकी पुस्तक की पूरी सुरक्षा प्रदान करती है, इसका कोई व्यक्ति जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता। नहीं, ये केवल और केवल आईएसबीएन जो लिया है कि विशिष्ट आपकी पुस्तक की पहचान दिलवाएगी। ठीक है, कि इस पुस्तक का नाम क्या है, टाइटल क्या है, कौन सा एरिया है, प्रीफिक्स एलिमेंट क्या है, इसके बारे में ही पुस्तक को पहचान करवाती है। बाकी कोई भी जो है इसकी सुरक्षा नहीं होती। आपको कॉपीराइट जो है, आपको पुस्तक का अलग से कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत आपको अलग से लेना होता है। तो ये कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। सामग्री के प्रारूप और पुस्तक के प्रलेखन और वितरण पर कोई बयान नहीं देती है। आईएसबीएन ये ध्यान रखना कि जो प्रलेखन है, पुस्तक में जो डेटा क्या है, किस प्रकार का है, पुस्तक जो है उसमें वितरण क्या है, लेखक कौन है, सामग्री के बारे में कोई भी जो है ये क्या नहीं देती है, बयान नहीं देती है। कि हमने पुस्तक को आईएसबीएन दे दिया तो भैया ये जो इसमें डेटा है, जो प्रारूप है, पुस्तक जो है, प्रलेखन है, वितरण जो है, किस प्रकार से इसका वितरण किया जाएगा, वो इस प्रकार से हमारे नियमों के अनुसार हुआ नहीं, ये केवल इस पर कोई बयान नहीं देती। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार दोस्तों क्या करो, इसको लिख लो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आईएसबीएन फिर क्या संकेत देता है? अगर आईएसबीएन जो है ये संकेत नहीं देता है कि ये जो है सुरक्षा नहीं प्रदान करता है, कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ठीक है, आपकी सामग्री पर कोई बयान नहीं देता, फिर ये आईएसबीएन जो है किस किस पर जो है संकेत देता है? यह एक उत्पाद संख्या जो आंतरिक प्रसंस्करण और ऑर्डर करते समय बुक सेलिंग में सहायता के लिए आवश्यक है। ये चीज ध्यान रखना है। जब 1966 में आईएसबीएन की आवश्यकता पड़ती है तो आपके जो कौन है, आपके फोस्टर थे, इन्होंने दोस्तों क्या किया, आपके आईएसबीएन के लिए जो क्या किया, आईएसबीएन का निर्माण किया डब्ल्यूएच स्मिथ के कहने पर। तो वो उस वक्त क्या थे, पुस्तक विक्रेता थे, जो उनको जो है पुस्तक जो बेचने में या पुस्तक को पहचान करने में क्या रहती, समस्या रहती, इसलिए जो है आपके आईएसबीएन का निर्माण किया जाता है। तो ये उत्पाद जो आंतरिक प्रसंस्करण और ऑर्डर करते समय बुक सेलिंग में सहायता के लिए क्या है, आवश्यक है। यह जानकारी प्रदान करने के लिए पुस्तक उद्योग और पुस्तकालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्रंथ सूची डेटा अड्डों तक पहुंचान प्रदान करता है। एक पुस्तक जो है क्या करता है, पुस्तक तक पहुंचा देता है। यदि पुस्तक को स्वयं प्रकाशित करने का निर्णय लेता है, यदि पुस्तक को स्वयं प्रकाशित करने का निर्णय कोई व्यक्ति लेता है तो वह भी क्या कर सकता है, आईएसबीएन जो पोर्टल है उस आईएसबीएन पोर्टल के माध्यम से क्या कर सकता है, आईएसबीएन ले सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पब्लिशर ही करे कोई पुस्तक का प्रकाशन तो ही आईएसबीएन ले सकता है, नहीं। यदि कोई पुस्तक को स्वयं प्रकाशित करने का निर्णय लेता है तो पुस्तक के प्रकाशक द्वारा आईएसबीएन को लागू किया जा सकता है। क्लियर है? ये क्या करता है, आईएसबीएन का संकेत देता है। एक बार क्या करोगे, इसको भी लिख लो। देखो इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको पता होना चाहिए आईएसबीएन किसके लिए संकेत नहीं देता है, आईएसबीएन क्या संकेत देता है, एक एक चीज बेसिक कांसेप्ट पर आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो दोस्तों बोला जा रहा है, स्कोप एंड असाइनमेंट ऑफ आईएसबीएन। स्कोप जो एंड असाइनमेंट ऑफ आईएसबीएन जो है, आईएसबीएन किस किस का आप प्राप्त कर सकते हो, आपसे पूछा जाए आईएसबीएन किस किस के लिए प्राप्त कर सकते हैं, तो भैया अपन बात करते हैं आईएसबीएन किस किस के लिए प्राप्त कर सकते हो आप। मोनोग्राफ्स हो गया, देखो मोनोग्राफ्स हो गया, बुक्स जो है मोनोग्राफ्स में बुक्स आगे दैट आर टेक्सुअल एंड और हैव एन इंस्ट्रक्शन कंटेंट, उनका दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप आईएसबीएन ले सकते हो। पब्लिकेशन नॉट इंटेंडेड बाय द पब्लिशर टू बी अपडेटेड रेगुलरली, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। इंडिविजुअल आर्टिकल्स जो आप प्रकाशन करते हो, उन इंडिविजुअल आर्टिकल्स का आप क्या कर सकते हो, आईएसबीएन ले सकते हो, ना कि आईएसएसएन ले सकते हो। आईएसएसएन की अपन आगे बात करेंगे। जो आईएसएसएन जो है दोस्तों आपके सामयिक प्रकाशनों के लिए प्रदान करता है, और अगर आप कोई इंडिविजुअल आर्टिकल्स प्रकाशन करते हो तो उसका आपको क्या लेना होता है, आईएसबीएन लेना होता है।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, आईएसबीएन लेना होता है। एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन फिल्म्स वीडियोस इंक्लूडिंग ऑडियो बुक्स नॉट प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी। कोई एजुकेशनल वीडियोस है, एजुकेशनल फिल्म्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑडियो बुक्स हो गई, तो उनका दोस्तों क्या कर सकते हो आप आईएसबीएन ले सकते हो। लेकिन कोई इंटरनेट एंटरटेनमेंट की कोई फिल्म है, एंटरटेनमेंट का ऑडियो है, उसका भाई आप आईएसबीएन प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये शर्त थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। क्या है, आप जो एजुकेशनल जो है वीडियोस है, फिल्म्स है, इंक्लूडिंग ऑडियो बुक्स, ठीक है, उनका तो क्या कर सकते हो आप आईएसबीएन ले सकते हो। नॉट प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट संबंधित उनका आप आईएसबीएन नहीं ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, मिक्स्ड मीडिया टेक्स्ट बेस्ड पब्लिकेशन, आप कोई पुस्तक ऑनलाइन प्रकाशन कर रहे हो, आप कोई बुक है, उस बुक का आप दोस्तों ऑनलाइन बुक का प्रकाशन कर रहे हो, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, आप आईएसबीएन ले सकते हो। क्लियर है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। प्रिंट ऑन डिमांड पब्लिकेशन, कोई आप प्रिंट ऑन डिमांड पब्लिकेशन, उसका भी आप क्या कर सकते हो, आप आराम से आईएसबीएन ले सकते हो। सेट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ पैक्स ऑफ बुक्स, कोई पुस्तकें जो खंड में प्रकाशन हो रही है, कोई पैक्स में है, तो उनका भी दोस्तों क्या कर सकते हो, आप आईएसबीएन ले सकते हो। क्लियर है, इस चीज का आपको ध्यान पता होना चाहिए। ये अपन दोस्तों बेसिक पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से आपका दोस्तों क्या होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप किसी प्रकार का दोस्तों टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको हर टॉपिक के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो अपन आगे दोस्तों बात करते हैं। आगे जो है अगला जो है अपन बात करें, वे उत्पाद जो आईएसबीएन नहीं प्रदान करता है, वे उत्पाद जो आईएसबीएन के लिए योग्य नहीं है। देखो यहाँ पर सीरियल्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, थीसिस सुटेबल फॉर आईएसएसएन, ये किसके लिए होती है, आईएसएसएन के लिए होती है। ये इनको आईएसबीएन आप प्रदान नहीं कर सकते हो। ये जो है आप आईएसएसएन सामयिक प्रकाशन जो है होते हैं, सीरियल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, इनके लिए क्या लेना होता है, आपको आईएसएसएन लेना होता है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं जर्नल्स रिकॉर्डेड बुक्स हो गई, कुछ जर्नल्स रिकॉर्डेड बुक्स हो गई, ठीक है, उनका भी आपको आईएसएसएन लेना होता है। वीडियोस, डीवीडी और अदर मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, ये चीज ध्यान रखना। देखो आ गया है यहाँ पर आपके, अगर कोई एंटरटेनमेंट है तो उसका भैया आपको जो है वीडियोस हो गया, डीवीडी हो गया, उनका आईएसबीएन प्रदान नहीं करता है। फिर किसका, जो एजुकेशनल जो है ना, कोई फिल्म्स हो गया, ऑडियो बुक्स हो गया, उसको आप आईएसबीएन प्रदान कर सकते हो। लेकिन जो एंटरटेनमेंट से संबंधित है उनका आईएसबीएन नहीं आएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन वीडियो, सीडी रोम, डीवीडी रोम और अदर मीडिया को डॉक्यूमेंट्रीज है, उनका आईएसबीएन नहीं ले सकते हो। कंप्यूटर गेम्स होगी, ठीक है, कंप्यूटर गेम्स का आप आईएसबीएन नहीं ले सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन पैकेजेस, उनका आईएसबीएन नहीं ले सकते हो। म्यूजिक स्कोरर, items available to a restricted group, example course books only available to student on the courses, इनका आप आईएसबीएन नहीं ले सकते हो भैया। ठीक है, कोर्सेज बुक ओनली अवेलेबल टू स्टूडेंट्स ऑन द कोर्स। सपोज करते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप ठीक है पढ़ रहे हो आराम से, तो भैया उसका आईएसबीएन नहीं ले सकते हो आप। क्लियर, इस चीज का आपको ध्यान रखना। आप एप्लीकेशन पर वीडियो क्लासेस के माध्यम, डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो उनका दोस्तों क्या नहीं कर सकते, आप आईएसबीएन नहीं ले सकते हो। क्लियर है। आइटम्स अवेलेबल, ठीक है, वेबसाइट, कोई वेबसाइट का आईएसबीएन नहीं ले सकते हो। नॉन टेक्स्ट बुक जो है, बेस्ट पब्लिकेशंस, ठीक है, उसका भी आप क्या नहीं कर सकते, आप आईएसबीएन प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्लियर है। तो आज की क्लास में दोस्तों जो टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक का नाम क्या है अपने दोस्तों, वह टॉपिक पढ़ा है आईएसबीएन टॉपिक अपने पढ़ा है। बिल्कुल एक एक चीज दोस्तों अपने इस क्लास में अपन पढ़ी, कंसेप्ट वाइज पढ़ी है। देखो एसएलसी क्लासेस मेरा एक ही दोस्तों उद्देश्य है ये कि जो भी पढ़े कंसेप्ट वाइज पढ़े, जो भी पढ़े दोस्तों कंसेप्ट वाइज पढ़े, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों जो है, एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन सीरीज को देखकर, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स को देखकर पेपर नहीं बनाता है, वह आपके सिलेबस के अनुसार बनाता है, और अपन सिलेबस के अनुसार यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। दोस्तों आप जो है, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, चाहे पंजाब लाइब्रेरी होगी, चाहे बिहार लाइब्रेरी होगी, ठीक है, इनके लिए जो
एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन है। एसएलसी क्लासेस को दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपके लिए दोस्तों क्या है, आपकी डेली क्या हो रही है, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस हो रही है, जैसे बिहार लाइब्रेरी में होगी, जैसे पंजाब लाइब्रेरी में होगी। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी क्लासेस आपको पढ़ाया जा रहा है, जो ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के माध्यम से आपकी डेली लाइव क्लासेस होती है, जिनके माध्यम से आप अपना जो है कोई भी आप जो टॉपिक है, कोई भी आपका जो डाउट्स है, उन डाउट्स को आराम से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जो एसएलसी क्लासेस के साथ दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा रहता है, ठीक है, उसको 100% सफलता मिलती है। देखो मैं ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एसएलसी क्लासेस जो है, एसएलसी क्लासेस की मेहनत बोलती है कि आपको दोस्तों पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको मार्केट से किसी प्रकार गाइड वाइड कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू से लेकर अंत तक एसएलसी क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपकी मेहनत दोस्तों 100% आपको सफलता, उस मेहनत का आपको 100% आपको मिलेगा। क्लियर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। आप दोस्तों मेरे थ्रू कोई भी आपको चैट करनी है, कोई अभी आपको डाउट्स है, तो आप एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर चैट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर 24/7 आवर्स आपकी जो कोई भी आप चैट करते हो, कोई भी आपके डाउट्स है आप शेयर करते हो, उस चैट का दोस्तों डायरेक्ट जो है मैं समाधान करता हूँ यहाँ से। वो डायरेक्ट चैट जो है वो मैसेज मेरे पास आएगा और उस मैसेज का जो है यहाँ से मैं आराम को आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है किसी कोर्स के बारे में, डिजिटल वीडियो कोर्स के बारे में, या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो इस नंबर पे आप दोस्तों फोन कर सकते हो। एसएलसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आपको लिंक चाहिए, तो ये दोस्तों नंबर है 9672948287। इस नंबर पे आप मैसेज डालिए कि कौन से बैच है, आप कौन से बैच से हो, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो आप मैसेज कर सकते हो, सर आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम पंजाब, मेरे को जो है एसएलसी क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक शेयर कीजिए, तो मैं आपको जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से टेक्निकल टीम आपको भेज देगी। ठीक है, क्लियर है। सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से नए टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं।